आप सुन रहे हैं हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क। आइए सुनते हैं प्रोग्राम परवेज हूद भाई के साथ। मेजबान है मारूफ साइंसदान और दानिश्वर परवेज हूद भाई। सामाइन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मैं हूं परवेज हूद भाई। अमेरिका में यूनिवर्सिटियां इजादात का मरकज होती हैं। जो चीज यहां पर इजाद होती है वो फिर बाकी दुनिया में बहुत जल्द पहुंच जाती है, और फिर पाकिस्तान में भी। जो चीज मुझे आजकल यहां पर दिखाई दे रही है वो ये कि बिजली पर चलने वाली गाड़ियां सड़कों के ऊपर बहुत नजर आने लगी हैं। लोग कहते हैं कि यहां पर जो आम गाड़ी है उसका वक्त चंद सालों में पूरा हो जाएगा, और बेशतर गाड़ियां अमेरिका में बिजली पर चलने वाली होंगी। तो सबसे पहले ये सवाल, बिजली की गाड़ी है क्या? ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको एक बिजली की मोटर चलाती है, और इस बिजली की मोटर को बैटरियों के जरिए से बिजली फराहम की जाती है। ये कोई बहुत नई चीज नहीं है। आज से तकरीबन 100 साल पहले बिजली की गाड़ियां बनाई गई थीं, लेकिन फिर पेट्रोल और डीजल के इंजन बहुत अच्छे बनने लगे, और खास तौर पर बिजली का स्टार्टर इजाद हुआ। उस जमाने से पहले आपको धक्का देकर गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता था, या फिर जैसा कि बहुत से रिक्शाओं में होता है, किक के जरिए से। खैर, तो 100 साल गुजर गए और बिजली की गाड़ी पर कोई खास काम नहीं हुआ था, लेकिन पिछले 7-8 साल के दौरान नई किस्म की बैटरियां बनने लगी हैं। इन बैटरियों में इतनी ताकत है कि ये बहुत दूर तक इन गाड़ियों को चला सकती हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे बेहतर से बेहतर बैटरियां बनने लगी हैं। दुनिया में मुख्तलिफ हुकूमतों ने इस काम के लिए बड़ा रुपया खर्च करना शुरू किया है। इसकी कई वजूहात हैं। सबसे पहले ये कि बिजली की मोटर को 3 गुना कम तवानाई की जरूरत होती है बनिस्बत पेट्रोल या डीजल के इंजन के। हालांकि आम डीजल और पेट्रोल के इंजन पर लोगों ने बहुत काम तो जरूर किया है, लेकिन फिजिक्स के उसूल बताते हैं कि कभी इनमें वो खूबी नहीं पैदा हो सकती है जो बिजली के मोटर में है। बिजली की मोटर दरअसल बिजली से तवानाई लेकर उसको हरकत में तब्दील करती है, लेकिन जब आप हरकत खत्म करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, मतलब यह कि जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं तो वो तवानाई जो हरकत के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम हरकी तवानाई कहते हैं, वो दोबारा बिजली में तब्दील हो जाती है। गोया कि वो जाया नहीं होती, वो फिर बैटरियों के अंदर भर दी जाती है। अब बिजली की गाड़ी में कोई जलने वाली चीज नहीं है, और इसीलिए उसमें से कोई गैस नहीं निकलती। आजकल के जमाने में आपको पता है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा मसला यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिजा में भरती जा रही है, और इसकी वजह से तमाम दुनिया का मौसम बदल रहा है और दुनिया गर्म होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए बिजली की गाड़ी आजकल पसंद की जा रही है, क्योंकि इससे कोई गैस नहीं निकलती। अलबत्ता बिजली तो जरूर चाहिए, और बिजली पैदा करने के लिए कहीं ना कहीं आपको शायद गैस या कोयला जलाना पड़ेगा, लेकिन इस कोयले और गैस की मिकदार निस्बतन कम है। दूसरे ये
کہ शमसी तवानाई के जरिए से अब बिजली पैदा की जा सकती है और ये बिजली इन बैटरियों में भरी जा सकती है। अभी हाल में मैं एक बिजली की गाड़ी में बैठा और मुझे तो यूं लगा जैसा कि इसका कोई इंजन है ही नहीं। ये इस कदर खामोश थी कि जब ये चलने लगी उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि इसका इंजन इसको आगे खींच रहा है। दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतें बिजली की गाड़ी को इसलिए भी पसंद करती हैं कि इस तरह से तेल की दरामदात में कमी आती है। जिस मुल्क का इन्हिसार तेल दरामद करने के ऊपर हो, उसको हर वक्त ये खटका लगा रहता है कि अगर तेल की कीमत बढ़ गई या किसी वजह से तेल नहीं आने लगा तो फिर उससे बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। खैर, बिजली की गाड़ी चलाने के लिए आपको बिजली जरूर चाहिए होगी, लेकिन बिजली के जराए तो अब कई हैं। हम सब एक आम गाड़ी से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब आप उसका बॉनेट या हुड खोलते हैं तो आपको सैकड़ों पुर्जे अंदर दिखाई देते हैं। अगर हम मजीद इसके अंदर देख सकते तो नजर आता कि कम से कम 300 या 400 ऐसे पुर्जे हैं जो हरकत करते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ आगे पीछे चलते हैं, कुछ इर्ताश करते हैं। लेकिन एक बिजली की गाड़ी में सिर्फ 4 या 5 ऐसे हिस्से हैं जो घूमते हैं या किसी तरह से हरकत करते हैं। इस गाड़ी की रफ्तार बदलने के लिए आप हस्बे मामूल एक्सेलरेटर के ऊपर पांव का दबाव बढ़ाते हैं या कम करते हैं। एक्सेलरेटर से बिजली की मिकदार में फर्क पड़ता है। जब आप उसको नीचे धक्का देते हैं तो ज्यादा बिजली जाती है बिजली के मोटर में, और जब आप पांव उठा देते हैं तो कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। अपनी कारकर्दगी के लिहाज से एक बिजली की गाड़ी आम गाड़ी से खासी बेहतर है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप एक आम गाड़ी में बैठे हों तो 60 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने के लिए शायद आपको 40 सेकंड लगें, लेकिन बिजली की गाड़ी में उससे आधे से कम वक्त लग सकता है। तो फिर हम ये पूछ सकते हैं कि इस वक्त अमेरिका में सारी गाड़ियां बिजली की क्यों नहीं हैं? उसकी वजह यह है कि फिल वक्त बिजली की गाड़ी कोई 10 से लेकर 20% ज्यादा महंगी है बनिस्बत एक आम गाड़ी के, और इसकी वजह यह है कि बैटरियां महंगी हैं, अब भी महंगी हैं। अलबत्ता हर 4 या 5 साल के बाद बैटरी की कीमत में 50 से 60% कमी आती जा रही है। जिस किस्म की बैटरियां आजकल बनने लगी हैं वो तकरीबन 1.5 से लेकर 2 लाख किलोमीटर तक इस्तेमाल हो सकती हैं, और उसके बाद उनकी सलाहियत में बतदरीज कमी आती जाती है। लेकिन इसके बाद भी इनको चलाया जा सकता है, और अब रिसाइकलिंग के तरीके भी ईजाद हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब बैटरी खाली हो जाती है तो आप इसको चार्ज कैसे करेंगे? बिजली की गाड़ी को आप अपने घर की बिजली से चार्ज कर सकते हैं, या जैसे आपको नॉर्वे और स्वीडन और दीगर यूरोप के मुमालिक में नजर आता है, सड़क के साथ चार्जर लगे हुए हैं। चार्जर से आप तार निकालकर आप सीधे अपनी गाड़ी में डाल सकते हैं। फिर बजाय पेट्रोल पंप के अब चार्जिंग स्टेशन लगने लगे हैं, और अमेरिका और यूरोप के जो बड़े हाईवे हैं वहां आपको चार्जिंग स्टेशन जगह जगह दिखाई देते हैं। आमतौर पर बिजली की गाड़ी को चार्ज करने के लिए खासा वक्त चाहिए होता है, कई घंटे। तो अगर आप शाम को लगा लें, सुबह तक वो फुल चार्ज हो जाती है। लेकिन अगर आप लंबे सफर पर निकलना चाहते हैं तो इसको जल्दी भी चार्ज किया जा सकता है। मतलब यह कि आधे घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो सकती है। इस वक्त जो बिजली की गाड़ियां सड़क के ऊपर चल रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोई 3 से लेकर 400 किलोमीटर का फासला तय कर सकती हैं। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बैटरियां बेहतर होती जाएंगी
तो ये फासला भी बढ़ता जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, बिजली की गाड़ी कदरे महंगी है, लेकिन अब ख्याल ये है कि अगले 5 साल के अंदर इनकी कीमतें आम गाड़ी से कम हो जाएंगी। जो गाड़ियां मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती हैं, अब तक वो कम दिखाई देती हैं, लेकिन एक और किस्म की गाड़ी है जो हाइब्रिड कहलाती है। इसमें टोयोटा प्रियस सबसे ज्यादा यहां अमेरिका में दिखाई देने लगी है। हाइब्रिड गाड़ी में दोनों चीजें होती हैं, इंजन भी होता है जो पेट्रोल पर चलता है और बिजली की मोटर भी होती है। अगरचे ये मुकम्मल तौर पर बिजली पर नहीं चलती, लेकिन फिर भी इसके कुछ बड़े फायदे हैं। एक ये कि जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उस ब्रेक से एक जनरेटर चलता है, वो जनरेटर फिर बैटरी के अंदर बिजली भरता है और इस तरह से हर की तवानाई दोबारा बिजली की तवानाई में तब्दील हो जाती है। फिर चूंकि हाइब्रिड गाड़ी में दोनों बिजली और इंजन मौजूद हैं, तो इनसे आप ज्यादा ताकत भी हासिल कर सकते हैं। ऊंचाई चढ़ते वक्त ये चीज काफी काम में आती है। और फिर जो तीसरी खूबी है हाइब्रिड की, जो ही आप कहीं रुकते हैं तो इंजन बंद हो जाता है। उसको दोबारा शुरू करने के लिए आपको कोई स्टार्टर नहीं घुमाना पड़ता। जैसे ही आप एक्सेलरेटर के ऊपर पांव रखते हैं तो ये फिर से शुरू हो जाती है। इस तरह से पेट्रोल भी कम खर्च होता है और ये गाड़ी ज्यादा फासला भी तय कर सकती है। अब तक मैंने आपको जो बातें बताई हैं वो सारी अमेरिका की हैं, लेकिन अब चीन में भी बिजली की गाड़ियां आम होने लगी हैं और इंडिया में भी बनने लगी हैं। पिछले 3 साल से वहां पर एक कंपनी है महिंद्रा के नाम से, जिसने एक गाड़ी बनाई है जो कोई 5 लाख रुपए की बिकती है। ये ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 80 किलोमीटर फी घंटे पर सफर कर सकती है और कुल 120 किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। शहरों के अंदर सफर करने के लिए ये काफी है। 5 घंटे के अंदर ये मुकम्मल चार्ज हो जाती है। इस वक्त इसकी कीमत अगरचे 5 लाख है, लेकिन अगले साल ख्याल ये है कि ये 4.5 लाख की हो जाएगी और उसके बाद 4 लाख की। इन तमाम बातों से ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान में बिजली की गाड़ी की आमद अनकरीब होने वाली है। तो जरा सोचिए कि उसके क्या क्या असरात हो सकते हैं। एक बात तो वाज़ेह है कि इससे हमारे शहरों की हवा ज्यादा साफ हो जाएगी। इस वक्त जो गर्द और गुबार है और धुआं है, उसमें खासी कमी आ सकती है। फिर हम ये भी तवक्को कर सकते हैं कि पेट्रोल पंप कम होते जाएंगे और चार्जिंग स्टेशन ज्यादा। एक ख्याल तो मुझे ये आया था कि सीएनजी के बहुत से स्टेशन हैं जो बंद पड़े हुए हैं क्योंकि सीएनजी मिलना बंद हो गई है। तो क्या इन सीएनजी स्टेशन में चार्जिंग स्टेशन लग सकते हैं? यकीनन ऐसा होगा। हमारे मैकेनिकों का क्या बनेगा? अब देखिए, एक आम गाड़ी में इतने सैकड़ों पुर्जे होते हैं, हर एक को समझना पड़ता है। लेकिन बिजली की गाड़ी इंतहाई सादा होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ 4 या 5 ऐसे पुर्जे हैं जो हरकत करते हैं। बिजली की मोटर इतनी मजबूत होती है कि ये उम्र भर खराब नहीं होती। जो खराबी एक बिजली की गाड़ी में पैदा होगी वो बस छोटी मोटी ही होगी। बॉडी का काम होगा, कभी टक्कर लग जाए तो वो ठीक करना होगा, डेंटिंग वेल्डिंग का काम होगा, लेकिन इंजन का काम नहीं होगा, इसलिए कि इंजन है ही नहीं। अब ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद हम एक ऐसी गाड़ी की बात करेंगे जो बे ड्राइवर है, जिसको कंप्यूटर चलाता है और जिसके लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं।
सामाइन, मैं हूं परवेज हुद भाई। इस वक्त मैं प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से आपसे मुखातिब हूं। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि इधर बिजली की गाड़ियां हर तरफ अब दिखाई देने लगी हैं और कुछ बे ड्राइवर गाड़ियां भी। बे ड्राइवर गाड़ी मतलब ये कि वो गाड़ी जिसमें कोई ड्राइवर ही ना हो। शायद मुझे इसको स्मार्ट गाड़ी या स्मार्ट कार कहना चाहिए, इसलिए कि आजकल स्मार्ट का लफ्ज बड़ा आम हो गया है। इस लफ्ज का कोई उर्दू में सही तर्जुमा नहीं, लेकिन इसको हम ज़हानत के साथ मंसूब करते हैं। मतलब ये कि वो सलाहियत जिससे फैसले किए जाते हैं। अब वाज़ेह है कि बे ड्राइवर गाड़ी को कई फैसले करने पड़ते हैं और हर वक्त फैसले करने पड़ते हैं। मसलन ये कि रफ्तार कब बढ़ाई जाए, कब कम की जाए, दाएं को मुड़ा जाए या बाएं को, अगर सामने कोई शख्स आ जाए या इशारा आ जाए तो गाड़ी को मुनासिब रफ्तार पर रोकना, और फिर ये कि कहां मुड़ना है, कहां जाना है। ये सारे वो फैसले हैं जो ज़हानत मांगते हैं और इसीलिए इसको स्मार्ट कार कहना हक बजानिब होगा। सामाइन, जब से कंप्यूटर इजाद हुआ है तो हमने ज़हानत को सिर्फ इंसानों के साथ मंसूब करना छोड़ दिया है। मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा मजमून बन गया है। मुस्तकबिल की दुनिया में हमें हर तरफ अब स्मार्ट अशिया दिखाई देने लगी हैं। अब हर स्मार्ट शय के बीच में एक खास किस्म का चिप होता है जिसके ऊपर करोड़ों ट्रांजिस्टर होते हैं। ये चिप हजारों साइंसदान और इंजीनियर की बनाई हुई चीज है और ये चिप हर सेकंड में लाखों फैसले करता है। छोटे छोटे फैसले, लेकिन वो सारे फैसले जो बड़े फैसले के लिए जरूरी होते हैं। अगर इस तरह के खास चिप न बनाए जा सकते तो मसनूई ज़हानत का कोई खास फायदा ना होता। लेकिन जैसा कि आप देखते हैं, हर तरफ आपको स्मार्ट अशिया दिखाई दे रही हैं। अब चलिए हम बे ड्राइवर गाड़ी पर लौटते हैं। इसके आगे और पीछे कैमरा लगे हुए हैं, रेडार हैं और इस किस्म के दूसरे आलात जो बताते हैं कि गाड़ी किस रफ्तार पर चल रही है, इसकी सिमत क्या है, वगैरह वगैरह। ये सारी मालूमात फिर एक कंप्यूटर में जाती है जो ये तय करता है कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई जाए, कम की जाए, दाएं मुड़ा जाए, बाएं मुड़ा जाए वगैरह। गोया कि वो सारे फैसले जो हर वक्त एक ड्राइवर करता है, लेकिन लाशऊरी तौर पर। चलिए, तो हमने इसको स्मार्ट कार कह दिया, लेकिन अब बहुत सी चीजें स्मार्ट होती जा रही हैं। एक तो शायद आपके पास इस वक्त भी मौजूद हो, स्मार्टफोन। कुछ ही साल पहले लोगों के पास सिर्फ वो पुराना नोकिया फोन होता था जिससे आप सिर्फ टेलीफोन ही कर सकते थे। लेकिन अब स्मार्टफोन के जरिए से और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मसलन आप इंटरनेट पर पहुंच सकते हैं, तस्वीरें और वीडियो बना सकते हैं, ये जान सकते हैं कि इस वक्त आप कहां पर हैं, गोया के जीपीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वीडियो गेम है और ये है और वो है, ये आप जान सकते हैं कि किस तेजी से आप दौड़ रहे हैं या कितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़े हैं, वगैरह वगैरह। अब यहां अमेरिका में स्मार्ट मीटर हर घर में लगने लगे हैं। जिस घर में स्मार्ट मीटर लगा हो उधर कोई मीटर पढ़ने वाला नहीं आता। जिस बिजली की कंपनी से आप अपनी बिजली खरीदते हैं उसको ये पता है कि आपने कितनी बिजली खर्च की है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, उसको ये भी मालूम है कि आपने किस वक्त कितनी बिजली खर्च की है। और इससे फर्क इसलिए पड़ता है कि दिन के वक्त बिजली की कीमत कुछ होती है, रात कुछ और होती है। गोया कि बिजली की कंपनी को यह मालूम हो जाता है कि आपने कितनी बिजली किस
वक्त पे खर्च की थी। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अमेरिका में मीटर रीडर तकरीबन नापैद हो गए हैं। इसकी वजह यह है कि ये सारी मालूमात बराह रास्त बिजली की कंपनी तक पहुंच जाती है, या तो वाईफाई के जरिए से या उसी बिजली की तार के जरिए से जो आपके घर में आती है। इसका फायदा ये कि अगर बिजली में कोई खराबी हो जाए, कोई नुक्स हो जाए, तो बिजली की कंपनी को फौरन इतला हो जाती है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं। वो बिजली की कंपनी बिजली का बिल इसी स्मार्ट मीटर की बिना पर बनाती है, और अगर आपने बिल अदा न किया हो तो बिजली कट भी सकती है। गोया कि इसमें कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब स्मार्ट मीटर पाकिस्तान पहुंचेंगे तो फिर क्या होगा? ये तो हम सब जानते हैं कि कई इलाकों में कुंडे लगाए जाते हैं, तो वहां पर स्मार्ट मीटर का लगाना बिल्कुल ही बेकार है। लेकिन जो अमीरों के घरों में मीटर लगे हैं और जहां मीटर रीडर को कुछ खिला पिलाकर बिजली के बिल में कमी लाई जाती है, वहां पर स्मार्ट मीटर से यकीनन बड़ा फर्क पड़ेगा। हाँ, मगर एक बात सोचकर कुछ परेशानी होती है मुझे। आखिर जो हमारे मीटर रीडर हैं वो बेचारे करेंगे क्या जब स्मार्ट मीटर यहां लगने लगेंगे? उनमें से चलिए कुछ हेरा फेरी तो जरूर करते हैं, लेकिन बेशतर उनमें से साफ सुथरे ईमानदार लोग भी हैं। उन बेचारों की मुलाजमतें अब खटाई में पड़ जाएंगी। सामईन, स्मार्ट अशिया और आलात का जमाना तो बस आ गया है, और ये ज़रात में भी अब पहुंच गए हैं। इंसान हजारों सालों से खेती बाड़ी करता आया है। उसने ये सीखा है कि किस खेत में क्या चीज उगाई जा सकती है, कि उसको कितना पानी दरकार है, कि बोना किस वक्त है और काटना कब है। आज से कुछ 60-70 साल पहले अमेरिका में बेशतर लोग तो काश्तकारी करते थे, लेकिन फिर ट्रैक्टर का जमाना आया और उसके बाद हार्वेस्टर का। इस वक्त अमेरिका की सिर्फ 2% आबादी ज़रात के पेशे से वाबस्ता है। चलिए हम इसको जदीद ज़रात कहेंगे, लेकिन जो आने वाला जमाना है वो स्मार्ट ज़रात का होगा। इसमें काश्तकारों की तादाद और भी घटने वाली है। ये स्मार्ट ज़रात क्या होगी? काश्तकार अपने घर में बैठेगा, हो सकता कि अपने दफ्तर में बैठे या अपने ड्राइंग रूम में बैठे। उसके हाथ में एक कंट्रोल है जिससे वो अपने खेतों के ऊपर ड्रोन भेजेगा। इन ड्रोन के नीचे कैमरा नस्ब हैं और वो जमीन का हर हिस्सा देख सकते हैं। उनकी नजर में ये भी है कि किस जगह कौन सा पौधा लगा है, क्या उसके अतराफ में जंगली घास तो नहीं उगाई है, उधर कीड़ा तो नहीं लग गया है, और अगर कीड़ा लगा है तो किस किस्म का कीड़ा। इस ड्रोन से मौसूल होने वाली मालूमात में ये भी है कि वहां पर मिट्टी कितनी नम है। अगर बहुत खुश्क है तो फिर वहां पर पानी भी पहुंचाया जा सकता है। ड्रोन ये भी बताएगा कि वो जमीन किस हाल में है, क्या वहां पर खाद की जरूरत है या कीमियाई दवा की, वगैरह वगैरह। इन तमाम ड्रोन से जो मालूमात मौसूल होती है वो फिर सैटेलाइट को भेजी जा सकती है। इसका फायदा ये कि अगर कोई मसला पैदा हो जाए तो ज़रूरी माहिरीन उन मालूमात को देखकर मशवरा दे सकते हैं कि ऐसा करो या वैसा करो। गर्ज ये कि आने वाले जमाने में स्मार्ट ज़रात एक इनकलाब पैदा करने वाला है। इस इनकलाब के नतीजे में ज़रूरी पैदावार में बहुत इजाफा होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप जरा ये सोचें कि वो लोग जो खेतों से निकलकर शहरों में जाते हैं, उनकी मुलाजमतों का क्या बनेगा? चलिए अमेरिका तो इसे निमट लेगा, लेकिन अगर ऐसा पाकिस्तान में होने लगा तो फिर तो हमारे लिए बड़े संगीन मसाइल पैदा होंगे। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
अब हर शोबे में होने लगा है, यहां तक कि गाय, भैंस और मवेशी की परवरिश के लिए अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इतलाक होने लगा है। आप एक गाय या भैंस के ऊपर एक छोटा सा सेंसर लगा सकते हैं। इस सेंसर से पता चलता है कि ये जानवर कहां पर है, उसने कितना पानी पिया है और उसने कितना वक्त चरने में लगाया है, जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि उसने कितना चारा खाया है। इस सेंसर के जरिए से पता चल सकता है कि उसका दर्जाए हरारत कितना है, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर सेहतमंद है कि बीमार है, और अगर बीमार है तो उस तक दवा पहुंचाई जा सकती है ड्रोन के जरिए से। तो जरा सोचिए, आने वाले जमानों में चरवाहे अपने ड्राइंग रूम में बैठकर ये देख सकेंगे कि कौन सा जानवर कहां है और क्या कर रहा है। सामाइन, हम चाहें या ना चाहें, ये जमाना आने वाला है, लिहाजा हमें इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करने की जरूरत है कि आखिर जब ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी और इसका आना नागुज़ीर है, तो फिर मुलाजिमतों के लिए लोग क्या करेंगे? शायद कुछ लोग ये समझते हों कि चलो ये तो सारी अमेरिका की बातें हैं, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलती होगी। जरा ये तो देखिए कि ट्रैक्टर और फर्टिलाइजर से पाकिस्तान की ज़राअत किस तरह से बदली है। वो जमाना हमें नहीं भूलना चाहिए जब पाकिस्तान की 80-85% आबादी गांव में रहती थी और अब सिर्फ 45-50% रहती है। बाकी लोग शहरों को मुंतकिल हो गए हैं। कुछ को मुलाजमतें मिली हैं और कुछ को नहीं मिली हैं। असल सियासत तो इन मसाइल से वाबस्ता है। काश के हमारे सियासतदान ऐसे गंभीर, ऐसे अहम मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते और पब्लिक को इसमें शामिल करते। ये वो बड़े फैसले हैं और बड़े मसाइल हैं जिससे हमारी कौम का मुस्तकबिल बनेगा या बिगड़ेगा। लिहाजा ये सारी बातें छोटी हैं कि किसको वजीर आजम बनना है, किसको नहीं बनना है, कौन कौन सा इलेक्शन लड़ेगा, इनको छोड़कर अब हमें असल मसाइल की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। परवेज हुद भाई को इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आपने प्रोग्राम सुना परवेज हुद भाई के साथ। मेजबान थे परवेज हुद भाई और ये पेशकश थी हॉट FM 105 रेडियो नेटवर्क की।